हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले आप लोग झारखंड बोर्ड क्लास 10th का मॉडल पेपर सेट 5 जो आप लोग टर्म 2 के लिए जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने चारों सेट आप लोग अपलोड कर चुका हूँ। साइंस का टोटल कंप्लीट हो चुका है, मैथ का बचा है, आज वो भी शायद कंप्लीट हो जाए और हिंदी इंग्लिश भी जल्द कंप्लीट हो जाए। तो 10th क्लास का लगभग दोस्तों आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, तो जल्दी से जाके देख लीजिए। और मॉडल पेपर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे आप लोगों को पता है आप लोग एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में समय कम बचा है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मॉडल पेपर जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग दोस्तों सिलेबस पर आएंगे, क्योंकि पहले मॉडल पेपर को अच्छा से सॉल्व कर लीजिए। और मैंने हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया हुआ है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए, हर एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन पाने के लिए और एग्जाम तक बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया तो कर ही देना, देखना, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन मिलना जरूरी है वीडियो का। तो यह कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए सवालों की तरफ से हम लोग चलते हैं और उसका जवाब ढूंढते हैं। पहला सवाल है कि पशुओं में प्लेग की तरफ फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं। दोस्तों पशु में जो प्लेग की तरफ फैलता है, प्लेग एक तरह का रोग होता है जो चूहों में फैलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार एक दूसरा रोग का नाम यहाँ बोलने बोला था जो पशुओं में प्लेग की तरफ फैलती है। दोस्तों उस रोग का नाम है रिंडरपेस्ट, ठीक है। रिंडरपेस्ट एक बीमारी का नाम है जो पशुओं में फैलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। भाप इंजन का आविष्कार दोस्तों यहाँ पर थॉमस न्यूकोमैन ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। याद कर लीजिएगा नाम, थॉमस न्यूकोमैन, ठीक है। थॉमस आप लोग ऐसे याद कीजिएगा, थर्मस में गर्म पानी रखते हैं, भाप वाला पानी रखते हैं, तो थर्मस से थॉमस याद रख लीजिएगा, रह जाएगा भाप, तो थर्मस मतलब थॉमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपजाई जाने वाले किन्हीं 4 रोपण फसलों के नाम लिखिए। 4 रोपण फसल का नाम लिखना है, तो चाय, कॉफी, गन्ना तथा केला। दोस्तों 4 रोपण फसल का नाम हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सवाल भी है। तो देख लीजिए क्या है, पृथ्वी की भूपटपटी के अंदर पाई जाने वाली वह महत्वपूर्ण तत्व जो हमारे लिए उपयोगी होता है उसे खनिज कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी के भूपटपटी मतलब पृथ्वी का जो परत है उसके अंदर बहुत तरह के खनिज तत्व पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, सोना, तांबा, जो हमारे लिए उपयोगी है। ऐसा नहीं कि पत्थर भी तो मिलता है, तो बोलिएगा सर पत्थर भी खनिज है क्या, नहीं, जो हमारे लिए उपयोगी साबित होता है उसे हम लोग खनिज बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है। दोस्तों एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन जब मैंने देखा इसका, तो वहां पर साफ साफ नहीं लिखा था, लेकिन हाँ लिखा था कि 740 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां भारत में मौजूद है वर्तमान में। समझ रहे हो, 740 पार्टियां कम नहीं होती है। तो आप लोग लिख सकते हो कि भारत में राजनीतिक दलों की संख्या लगभग 740 है या फिर 740 से ज्यादा है, ठीक है। एनसीईआरटी में दोस्तों यही दिया गया आप लोग का। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, जिसके अध्यक्ष अभी मायावती जी हैं। तो इसके संस्थापक कौन है दोस्तों, तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है कांसी राम, याद रख लीजिए, कांसी राम थे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है। तो भैया मुद्रा को नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे मुद्रा के द्वारा ही हम सारी चीजें खरीदते हैं, सारी चीजें बेचते हैं। तो इसलिए देखिए मुद्रा का प्रयोग करके ही लोग किसी भी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं, इसीलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है, ठीक है। मैंने दोस्तों हर एक सवालों का दोस्तों जवाब जो है अपने खुद का, हम लोग का जो लोकल लैंग्वेज उसमें मतलब आसान भाषा में देने का प्रयास किया है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। किताबी भाषा आप लोग आंसर दीजिएगा तो किताबी भाषा थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पर होता है, जो मैंने यहाँ पर खुद चेंज करके थोड़ा आसान लैंग्वेज में बनाने का कोशिश किया है। तो दोस्तों जो ऐसा आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको एक बार खाली, तो आपको दिमाग में छप जाएगा। G77 देशों की स्थापना क्यों की गई। तो याद रखिए G77 का मुख्य उद्देश्य अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखना था, ठीक है। वहां का जो संसाधन था, ज्यादा खर्च तो नहीं हो रहा है, ज्यादा बिना मतलब का वेस्ट तो नहीं हो रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक विकास में सहायता मिल सके। संसाधनों क्या रखना था, नियंत्रण, जिससे उन्हें आर्थिक विकास में सहायता मिल सके। आर्थिक विकास मतलब क्या, आर्थिक मतलब पैसों की दृष्टि से। अब संसाधन को बेचेगा किसी तो पैसा मिलेगा ही, तो आर्थिक विकास की दृष्टि में वो क्या होगा, सक्षम होगा आर्थिक दृष्टि से। कच्चे माल का सही दाम मिले तथा अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए पहुंच मिले, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर G77 की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। देखिए इसका आंसर तो इसे बहुत बड़ा होगा, लेकिन जैसे आप लोग का क्वेश्चन में 3 नंबर देगा तो ज्यादा बड़ा आप लिख नहीं सकते हो, इतना बड़ा मैंने लिख दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया, ठीक है। मतलब ऐसे ब्रिटेन अपने युद्ध में ऐसे डूब गया कि उसका ध्यान अब खुद बचने के लिए लग गया। अब आप सोचिए, आप कोई बिजनेस करते हो, आपको कोई मारने आ रहा है, ठीक है, आप किसी से आपका लड़ाई हो रहा है, तो आप खुद को बचाओगे या फिर आप बिजनेस पर ध्यान दोगे। तो यही हाल हुआ था वहां पर।
कि खुद के अपने बचाव में लग गया, वो भारत में अपने माल का निर्यात नहीं कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त होगा। इस मौका का फायदा भारतीय यहाँ पर कंपनियों को मिला और इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीजें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई थी। और इंग्लैंड की लगभग सभी कंपनियां क्या कर रही थी कि यहाँ पर सेना से संबंधित सामग्री, ठीक है, हाँ सैनिक सामग्री, ताकि सैन्य में जो जो यूज होते थे वहां पर ड्रेस, जो भी वर्दी यूज होती थी, बाकी जितनी सारी चीजें थी उनको बनाने में लग गई थी। इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया और इसलिए पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। और दोस्तों इस पहले विश्व युद्ध के दौरान कई सारी नई कंपनियां भी खोली भारत में और इस स्थिति को देखते हुए भारत ने उस वक्त काफी अच्छा मतलब औद्योगिक दृष्टि से उत्पादन बढ़ा था। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल है, भारत में लौह अयस्क के 3 वितरण क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो दोस्तों लौह अयस्क के 3 वितरण क्षेत्रों का नाम है झारखंड, कर्नाटक और उड़ीसा। सर्वाधिक लौह अयस्क जहां पाया जाता है कहां? झारखंड, कर्नाटक और उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है? तो देखिए लोकतंत्र, दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले भी 1-2 सेट में ये पूछा गया है, याद रख लीजिएगा। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की निम्नलिखित कारणों से जरूरत है। क्या? सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने हेतु राजनीतिक दल क्या करती है? सरकार का कोई कार्यों में समर्थन करती है कि हाँ सरकार कोई रूल ला रहा है तो उसमें राजनीतिक दलों का समर्थन होता है, और कोई खराब अगर कार्य कर रही है सरकार तो उस पर अंकुश लगाना यानी कि पाबंदी लगाना भी होता है। भैया सरकार, राजनीतिक दल क्या करती है? कोई अच्छा काम करती है तो सरकार के साथ भी देती है और खराब कार्य करने पर उस पर अंकुश भी लगाती है। सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार की कोई गलत नीति है तो उस पर अंकुश लगाने के लिए देश के लिए उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक है। देश के लिए एक उत्तरदायी सरकार के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है, क्योंकि मान लीजिए सरकार अगर ठीक से काम नहीं कर रही है तो राजनीतिक दल उसका विरोध करना शुरू कर देगा, ठीक है, तो सरकार को भी ये डर रहता है। तो एक उत्तरदायी सरकार के लिए राजनीतिक दल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस प्रकार सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करता है? तो देखिए अधिकतर देशों में सामाजिक विविधता मौजूद होती है। सामाजिक विविधता मतलब क्या? समाज में जो अंतर होता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है, जो विविधता होती है उसे ही सामाजिक विविधता कहते हैं। विविधता मतलब क्या? विविधता मतलब होता है अंतर। हर एक समाज में कई प्रकार की विविधताएं होती है, कई सारे अंतर होती है, जैसे कि धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, संस्कृति इत्यादि, ठीक है। जैसे कोई दुर्गा पूजा करता है तो कोई ईद मनाता है, ठीक है, कोई और पूजा करता है, किसी का अलग जाति है, तो अलग अलग तरह की भारत में भिन्नता यहाँ मौजूद है। लोकतंत्र अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है और इतना भिन्नता के बावजूद भी दोस्तों लोकतंत्र क्या करता है? सभी को यहाँ पर समान अधिकार प्राप्त करता है। संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, रंग, धर्म, जाति, संस्कृति इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। दोस्तों भले ही यहाँ पर लोग कर दे, ठीक है, लोग यहाँ पर जो हम लोग देश में वो अगर भेदभाव करे, लेकिन सरकार कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। संविधान के अनुसार संविधान कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। इस प्रकार लोकतंत्र अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है तथा देश की सामाजिक विविधता को भी समायोजित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो देख लीजिए, विश्व के विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्था के परस्पर जुड़ाव को ही दोस्तों वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण मतलब क्या? जब बहुत सारे देश एक साथ मिलते हैं, मतलब क्या, एक दूसरे से व्यापार स्थापित करते हैं, तो इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है, ठीक है। मतलब हर एक देशों के साथ अपना संबंध स्थापित करना। अब ये मान लीजिए भारत है, इसका संबंध अमेरिका से भी है, श्रीलंका से भी है, बांग्लादेश से भी है, अफगानिस्तान से भी है, ठीक है, उस प्रकार अमेरिका से भी है। तो ये इस प्रकार का जो संबंध स्थापित होता है इसे हम लोग वैश्वीकरण बोलते हैं। और जैसे कोई कंपनी अगर जूते का निर्माण करती है तो वो इस जूते को विश्व के हर एक देशों में बेच सकता है और यह वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जूता का निर्माण किया तो अब वो वैश्वीकरण है, मतलब क्या, हर एक देश से उसका संबंध है। तो ऐसा नहीं कि भारत में जूते का निर्माण हो रहा है तो भारत में ही बेचेगा सिर्फ, उसका दूसरे देशों के साथ भी संबंध है, जुड़ाव है, तो वो आखिर क्या जूता दूसरा देश में भी बेच सकता है। तो उसको एक बड़ा मार्केट ऐसे में मिल जाता है, ठीक है, वैश्वीकरण से। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहा जाता है? तो देखिए ऐसी कंपनियां जो विश्व के विभिन्न देशों में कारोबार स्थापित करती है उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहती है। मतलब क्या, सिर्फ अपने ही देश में नहीं, बाहरी बहुत सारे देशों में अपनी कंपनी स्थापित करते अपना कारोबार लगाता है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। यह कंपनियां अपने देश के अलावा और भी बहुत सारे देशों में वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करता है। सिर्फ अपने देश में नहीं दोस्तों, बाकी दूसरे देशों में भी जहां पर कंपनी स्थापित करती है वहां भी बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। इन कंपनियों की अपने देश के अलावा और भी देशों में संपत्ति होती है, ठीक है। ऐसी कंपनियां जिनका सिर्फ अपने देश में नहीं बाहरी देशों में भी संपत्ति होती है उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोली जाती है, यानी कि एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभाव की व्याख्या करें। तो देखिए ये दोस्तों आप लोग का अब
जो है वो 5-5 नंबर का आ जाएगा, लेकिन 3 सवालों का जवाब देना है। मैंने हर एक का दिया है, आप लोग देख लीजिए। कॉर्न लॉ की समाप्ति के बाद कम कीमत पर खाद्यान्नों का आयात किया जाने लगा। कॉर्न लॉ पहले समझ लीजिए क्या है। ठीक है, सरकार ने दोस्तों यहाँ पर खाद्यान्न वस्तुओं पर, खास करके यहाँ पर मकई पर, कॉर्न मतलब मकई होता है, ठीक है, तो वहां पर एक कर लगा दिया था, मतलब रोक लगा दिया था। तो जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर उनकी कीमत में काफी ज्यादा वृद्धि हो गया था, लोगों की स्थिति खराब हो गई थी। लेकिन जब कॉर्न लॉ की समाप्ति होगी तो खाद्य चीजों की दाम काफी ज्यादा घट गए। विदेशों से आयातित खाद्यान्न ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्यान्नों से बहुत सस्ते थे। ठीक है, अब जब कॉर्न लॉ समाप्त कर दिया तो क्या हुआ, विदेश से जो चीजें आने लगी, ठीक है, वो ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्यान्नों से बहुत सस्ते थे। फलस्वरूप ब्रिटेन के किसान आयातित खाद्य पदार्थों की कीमतों का मुकाबला नहीं कर सके। ठीक है, और जिसके कारण दोस्तों अब बाहर किस देश से अगर सस्ता माल आएगा तो फिर अपने देश का लोग कैसे बेच पाएगा उस माल उसमें उस दाम में। तो ब्रिटेन के किसानों के ब्रिटेन के किसान यहाँ पर मुकाबला नहीं कर सके, जिससे उनकी स्थिति दयनीय हो गई। धीरे धीरे किसानों ने खेती बंद कर दी, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, गांव के गांव वीरान हो गए। क्यों? क्योंकि गरीब किसान अब शहरों की तरफ चले गए थे या अन्य देशों में जाकर बसने लगे थे। भैया जब सरकार ने इतना दाम कर दिया, कम कर दिया चीजों का, तो जितना किसान को अपना चीज लगाने में पैसा लगता था उतना उसको उपज नहीं हो रहा था, मतलब उतना उसको बेचकर दाम नहीं मिल रहा, तो भैया क्यों करेगा खेती हुई। ठीक है, तो कॉर्न लॉ समाप्त होने के बाद दोस्तों ब्रिटिश सरकार के इस फैसले से ब्रिटेन को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, क्योंकि जब बाहर से कॉर्न लॉ जब तक ब्रिटेन में था तब तक चीजों का दाम बढ़िया मिलता था, लेकिन जैसे ही समाप्त कर दिया तो चीजों का दाम घट गया था, जिस कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई थी। ठीक, नेक्स्ट, राजनीतिक दलों में सुधार के उपाय की चर्चा कीजिए। तो भारत में राजनीतिक दलों के लिए सुधार, निम्नलिखित उपाय किए गए। सुधार के लिए क्या किया गया? चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी करके, यहाँ पर जारी होगा, ठीक है, जारी करके सभी दलों के लिए संगठित चुनाव करना और आयकर रिटर्न भरना आवश्यक कर दिया। दोस्तों ये सवाल भी रिपीटेड है, इससे पहले और एक सेट में आप लोग का पूछा गया है। विधायकों और सांसदों को दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया और चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का ब्यौरा और शपथ पत्र देना अनिवार्य कर दिया। ये मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था, चलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, आप लोग पिछले वीडियो देख चुके हो। हर एक सेट दोस्तों मैंने अपलोड कर दिया, अगर अभी तक नहीं देखो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, 10th क्लास का, वहां सारा सेट आप लोग को मिल जाएगा। ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों का स्पष्ट करें। देखिए औपचारिक स्रोत क्या होता है और एक अनौपचारिक स्रोत क्या होता है। देखिए औपचारिक स्रोत यानी कि जो सरकारी चीज होता है, अनौपचारिक मतलब जो प्राइवेट में होता है। चलिए देख लीजिए क्या है। ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में निम्नलिखित अंतर है। क्या क्या अंतर है भैया? तो पहला अंतर है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जैसे बैंक और सहकारी समितियां। जैसे बैंक क्या करता है, ऋण देता है, लेकिन ये सरकार द्वारा पंजीकृत होता है ना। ठीक है, तो बैंक से आप ऋण लोगे तो कम आप लोग को ब्याज देना पड़ेगा। इनका ब्याज दर क्या होता है, निश्चित होता है कि एक फिक्स ब्याज दर आपको देना पड़ेगा। औपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण नहीं होता है, और औपचारिक ऋण के स्रोत ऋण लोगे तो आप पर शोषण नहीं होगा। महीना महीना आपका घर खोजने नहीं आएगा, जब उसका टाइम है तभी आपको देना है, और जितना बोला गया है उतना ही देना है। ठीक है, आपसे कोई झगड़ा नहीं करेगा, जो नियम में लिखा हुआ है वही नियम पर पालन होता है। इसकी निगरानी खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई करती है, और इनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करना भी होता है। दोस्तों सभी बैंकों का उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम क्या होता है, सामाजिक कल्याण, ताकि गरीबों को भी यहाँ पर ऋण मिले। और सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं ऐसी चालू की गई है जिसके सारे गरीबों का कल्याण यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर दोस्तों अनौपचारिक के लिए देख लीजिए, मैंने यहाँ पर दोस्तों जो लिखा है, आप लोग ऐसा कीजिएगा, एक तरफ लिखिएगा औपचारिक स्रोत और एक तरफ लिखिएगा दोस्तों अनौपचारिक। ठीक है, एक तरफ क्या लिखिएगा, अनौपचारिक। तो यहाँ पर एक नंबर औपचारिक लिखा और दूसरा जो लाइन देख के लिखिएगा इधर अनौपचारिक लिख दीजिएगा, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक, देखिए क्या है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। जैसे साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, आप किसी साहूकार से ऋण लोगे तो एक तो बहुत पहले ज्यादा सूद जोड़ेगा आपके साथ, आपके लिए। इनका ब्याज दर भी निश्चित नहीं होता है, जैसे जब वक्त बढ़ेगा इनका ब्याज दर भी बढ़ता रहेगा। अनौपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण होता है, और भैया आपके घर आ जाएंगे, मार पीट भी सकते हैं, आपको गाली भी दे सकते हैं। इनकी निगरानी आरबीआई नहीं करती, और इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाने के लिए होता है। भैया जो सूद में पैसा बढ़ता है, आप लोग भी गांव में देखे होंगे कि कोई ऐसा आदमी होता है जो सूद में पैसा बढ़ाता है। 1000 रुपया देगा तो 100 रुपया लेगा। भाई ऐसा कौन सा बैंक है जो कि एक महीने में आपको 1000 के बदले 100 रुपया लेगा? कोई नहीं। तो ये लोग सिर्फ लोगों का जो है प्राइवेट जो है अनौपचारिक स्रोत है, उनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य लाभ कमाना होता है, किसी का भलाई करना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चाय की खेती कहाँ की जाती है, इसके आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो देखिए चाय की खेती प्रमुख रूप से असम, पश्चिम बंगाल, 1 मिनट, यहाँ पर ये 16 नंबर क्वेश्चन तो मैंने बता दिया ना। चलिए
हाँ, चाय की खेती प्रमुख रूप से असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में की जाती है। इसके लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है। क्या क्या भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कहाँ कहाँ की जाती है, तो पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु तथा केरल में की जाती है। ठीक है, यहाँ पर चाय की खेती के लिए नाम हो गया। और यहाँ पर भौगोलिक परिस्थिति मतलब उसके आसपास का कंडीशन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, देख लीजिए। इसकी कृषि हेतु लैटराइट मृदा वाली ढालू भूमि उत्तम होती है। ठीक है, चाय की कृषि के लिए क्या होता है, जो लैटराइट मृदा होती है, ठीक है, लैटराइट मिट्टी, वो वाली ढालू मिट्टी भूमि उत्तम होती है, मतलब ढलान वाली भूमि होनी चाहिए। और मृदा कैसा, लैटराइट होना चाहिए। इसके लिए कुशल एवं सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ज़्यादा महंगा श्रमिक मिलेगा तो फिर लाभ कम हो जाएगा। इसके लिए 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान आवश्यक होता है, मतलब ज़्यादा तापमान में दोस्तों हो नहीं पाएगा। ठीक है, और 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के लिए उपयुक्त होती है। 150 से 200 सेंटीमीटर दोस्तों वार्षिक वर्षा के लिए ये मतलब होगा अगर वर्षा, तो ये बिल्कुल सर्वोत्तम है। ठीक है, और एक है यहाँ पर देख लीजिए, मानचित्र को पढ़िए। दिए गए नाम चिन्हित क्षेत्र के सामने लिखिए। नवेली, कोयला खान, झरिया, रानीगंज, ठीक है, दिग्बोई, मुंबई हाई, सिंगरेनी। तो आप लोगों को मैं ये टास्क देता हूँ, आप लोग उसको बिल्कुल आसान सा है, सिर्फ नाम ढूंढिए और लिखिए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए दोस्तों बता दूं, आप लोग सभी झारखंड के ही हैं, तो झारखंड में दोस्तों झरिया आप लोगों को पता है कहाँ पर, तो झरिया के लिए आपको झरिया नहीं ढूंढना पड़ेगा, आप ढूंढिए झरिया। किस में है, झारखंड में है, तो झारखंड दोस्तों आप लोगों को दिख जाएगा, झारखंड यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बस यहाँ पर डैश देके ऐसे करके झरिया लिख दीजिए, ऐसे करके झरिया लिख दीजिए और रानीगंज लिख दीजिए, हो गया। तो उसी प्रकार हर एक को सोच लीजिए, देख लीजिए आप लोग कि नवेली कोयला खान जो कहाँ पर है, उसी प्रकार दिग्बोई और मुंबई हाई, मुंबई का आपको देख लीजिए यहाँ पर मैप में कहाँ है। तो बस लोग का राज्य का नाम देखिए और यहाँ पर टिक करके लिख दीजिए। ठीक है, और अगर नहीं बनेगा तो चिंता मत कीजिए, मैं एक स्पेशल मैप का वीडियो लाऊंगा जिसमें सारे मैप्स का क्वेश्चन मैं करा दूंगा। वैसे मैं सबका करा ही चुका हूँ, फिर भी मैं एक्स्ट्रा वीडियो में बता दूंगा कि मैप से आप लोग का एक सवाल फिक्स है, और वो भी सवाल कोई इधर उधर का नहीं दोस्तों, सीधा सीधे 5 नंबर मिलेगा इसमें, समझ रहे हो। और मुझे जितना लगता है आप लोग जो मैप वाला सवाल है दोस्तों ना, वो मॉडल पेपर से ही आ जाएगा 100%। तो एक भी सवाल मैप वाला छोड़ेगा नहीं, मैं अलग से करवा दूंगा उसको। ठीक, तो चलिए दोस्तों, सभी को शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। इसी के साथ आप लोग का सोशल साइंस का सेट 5 भी समाप्त होता है। इसके बाद जो बचा है जल्दी आ जाएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार तो जल्दी से कर दो ना, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले। एग्जाम तक दोस्तों धाकड़ तरीके से तैयार होगी। आप सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है, आप लोग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा उसमें से लगभग आप लोग एग्जाम में मैच हो जाएगा। तो बस पढ़िए और धाकड़ तरीके से मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।